अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑस्कर वाइल्ड का जो ऐसे है जो डायलॉग की सूरत में है, क्रिटिक एज आर्टिस्ट, द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट, इसका हम मुतालिया करेंगे। और इस के लिए ये मेरे लेक्चर का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ऑस्कर वाइल्ड की लाइफ के मुतालिक बात करेंगे, ऑस्कर वाइल्ड एज अ रेडिकल राइटर है। फिर इसके बाद मेन थीम क्या है, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मरकज़ी मौजू क्या है, ठीक है, उसका जो असल जो थीम है, उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है। फिर उसके बाद की टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट के जो सिलेक्टेड पार्ट्स हैं उनको हम रीड करेंगे। फिर उसके बाद मैं अपनी जो क्रिटिसिज्म होगी, जो मेरा अपना मौक़िफ़ होगा इसके ऊपर, फिर मैं वो देने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा आज का स्ट्रक्चर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ये जो किताब है नॉल्टन एंटोलॉजी ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त दिया गया और इंट्रोडक्शन के बाद अब देखिएगा कि ओरिजिनल टेक्स्ट दी हुई है। तो मेरा ये जो लेक्चर होगा ये आपको यकीनन टेक्स्ट समझने में मदद करेगा, लेकिन टेक्स्ट का सब्सिट्यूट नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ लेक्चर को सुन के टेक्स्ट को इग्नोर करके तो बैठ जाएँ। आप और टेक्स्ट को मस्ट पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हमारे देखें कॉलेज़ में, हमारे तलीमी इदारों में टेक्स्ट को पढ़ने का रुझान नहीं है। इससे हमारा हमें अपने मेरे इन लेक्चर्स के ज़रिए हमने ये कोशिश करनी है, एक कैंपेन हमने चलानी है कि हम जो है बच्चों को खुद भी इस साथ साथ टेक्स्ट पढ़ें और बच्चों को भी टेक्स्ट पढ़ने के ऊपर लेके आएँ। यानी सिर्फ समरियाँ पढ़ लेनी और शार्ट चीज़ें कर लेनी वो किसी चीज़ का हल नहीं होता। इसलिए आप लोगों को मैं स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा कि आप टेक्स्ट का लाजमी मुतालिया कीजिएगा। चलें आगे चलते हैं। अब ऑस्कर वाइल्ड कौन था, इंट्रोडक्शन है। ये एक आयरिश ड्रामाटिस्ट था, पोइट था, नावलिस्ट था, क्रिटिक भी था और शार्ट स्टोरी राइटर भी था। जैसे कि इसकी बड़ी एक मशहूर शार्ट स्टोरी है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इस तरह उसका नावल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इस तरह उसका ड्रामा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इस तरह जो होता है ना कि एक बड़ा प्रोलिफिक राइटर था, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बात करनी है कि रेडिकल राइटर कैसे है। अब रेडिकल वही होता है ना कि जो अपने दौर में जो चल रहा होता है, अपने दौर में एक पैराडाइम होता है, उस पैराडाइम को जब शिफ्ट करता है ना, यानी एक ट्रेडिशनल व्यू से जो, यानी ही एक्चुअली मूव फ्राम द ट्रेडिशनल व्यूज़ टू अ रेडिकल व्यू, ठीक है। अब उसके जो व्यूज़ आर्ट पे हैं, लिटरेचर पे हैं, क्रिटिसिज्म पे हैं, वो सारे के सारे हमें डिफरेंट नज़र आएंगे जो कि उस वक्त प्रेवलेंट व्यूज़ थे, ठीक है। इसी से रेडिकल राइटर हम कहते हैं। तो इस तरह हम अगर देखें तो सारे राइटर रेडिकल होते हैं, मोर और लेस जो होता है ना अपनी अपनी एज के अतबार के साथ। तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आज हम डायरेक्टली आएंगे उसका जो ऐसे है जिसका आज हमने मुतालिया करना है, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करने को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि इन द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट 1891 अ ब्रिस्क पॉइंटेड डायलॉग ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट्स एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपने ये याद रखना है कि इसका जो मेन थीम क्या है। ऊपर मैंने बताया मेन थीम, तो द मेन थीम ऑफ हिज एसे दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द डायलॉग, ठीक है, वो क्या होता है कि यानी ही एक्चुअली टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट्स एंड क्रिटिसिज्म। यानी सारे का सारा ये मेन थीम है, ये मरकज़ी नुक्ता है। और इसी मेन थीम को जो है ना बार बार एक्सपेंड किया जाएगा मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए, मुख्तलिफ किस्म की इलस्ट्रेशन के ज़रिए, मुख्तलिफ किस्म की एलेबोरेशन के ज़रिए इसी चीज़ को एलेबोरेट किया जाएगा कि आर्ट्स क्या है, आर्ट्स का और क्रिटिसिज्म का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि सवाल नया नहीं है, ठीक है। द क्वेश्चन दैट ऑस्कर वाइल्ड इज रेजिंग इन दिस ऐसे, ठीक है, एक न्यू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन आंसर डिफरेंट रहे हैं। जैसे कि फिलोसफी में कहा जाता है ना, फिलोसफी में कि द क्वेश्चन हैव बिन सेम बट आंसर हैव बिन डिफरेंट, ठीक है। यानी सवालात एक ही होते हैं लेकिन उनके जवाबात जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें ना, अब रियलिटी है, रियलिटी क्वेश्चन है रियलिटी का। जैसे हम फिलोसफी में पढ़ते हैं, मेटाफिजिक्स को हम पढ़ते हैं, या हम उस पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ते हैं। तो सवाल जो था, क्वेश्चन जो था, वो प्लेटो ने भी उठाया लेकिन उसका जवाब जो था प्लेटो ने डिफरेंट दिया। अब वो सवाल जो था एरिस्टोटल ने उठाया, उसका जवाब डिफरेंट। इस तरह क्या होता है कि ये जो द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट, ये क्वेश्चन वो है जिसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इसका जो जवाब देगा, जो आंसर देगा, जो वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यही जो खूबी होती है इस चीज़ की। तो ये हमारा मेन थीम होगा। वाइल्ड एक्सपेंड्स ऑन एंड डेवलप द क्लेम्स ही एडवांस्ड इन द डोरियन ग्रे। अब देखिए डोरियन ग्रे के अंदर जो उसके पहले व्यूज़ थे ना, उसी को एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब है कि डोरियन ग्रे जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हमें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस लेक्चर में अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो लेक्चर जो है अननेसेसरीली हमारा यानी तवील हो जाएगा, तो इस वजह से हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसके अंदर, इस डायलॉग के अंदर क्या चीज़ है, हिज माउथ पीस गिलबर्ट नॉट ओनली सेलिब्रेट्स क्रिटिसिज्म इन इट्स ओन राइट, ठीक है। देखिए अब एज फार एज दिस एसे इज कंसर्न, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट दिस एसे इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग।
इसके अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, एक गिलबर्ट है और एक जो है अर्नेस्ट है। अब जो अर्नेस्ट है, एज फार एज अर्नेस्ट इज कंसर्न, ठीक है, ही एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल व्यूज ऑन लिटरेचर एंड आर्ट्स, ठीक है, एंड क्रिटिसिज्म। अब इसके बाद बरक्स क्या है, गिलबर्ट है। अब गिलबर्ट क्या करता है कि ही एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द न्यू इनोवेटिव एंड नॉवल व्यूज ऑन आर्ट्स एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। यानी बात तो आर्ट एंड क्रिटिसिज्म की रिलेशनशिप के बारे में हो गई, ठीक है। तो दो स्कूल ऑफ थाट हमें नजर आएंगे कि इसका मतलब है कि अर्नेस्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल व्यू को करता है, और जो गिलबर्ट होता है वो उस व्यू को करता है जो कि रेडिकल है, जो कि न्यू है, जो कि इनोवेटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब जो होता है ना गिलबर्ट, हम ये समझेंगे कि जो गिलबर्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑस्कर वाइल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी ऑस्कर वाइल्ड ने अपनी मुंह को क्या किया, अपनी बात को क्या किया कि ही हैज़ एक्चुअली पुट हिज ओन रिमार्क्स इनटू द माउथ ऑफ गिलबर्ट। तो गिलबर्ट के जो व्यूज़ होंगे हमें लगेंगे कि वो ऑस्कर वाइल्ड के व्यूज़ हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है कि इन हिज माउथ पीस गिलबर्ट नॉट ओनली सेलिब्रेट्स क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ओन सेक, राइट, ठीक है, बट asserts and praises its superiority over so called you can say creative or primary literary work। देखिए बच्चे, दो इसमें चीज़ें हैं, एक लफ्ज़ होता है, एक हमने देखना है लफ्ज़ होता है आर्ट है, एक है क्रिटिसिज्म। हम इसको ज़रा समझेंगे तो फिर हमें आगे समझ आ जाएगी। अब आर्ट क्या चीज़ होती है, देखिए आर्ट जो होती है, आर्ट एक ऐसी चीज़ होती है, आर्ट इज समथिंग that is created with the imagination and that appeals our aesthetic sense, ठीक है। यानी आर्ट वो चीज़ होती है जो कि हम अपने तहय्युल से, अपने इमेजिनेशन से क्या करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं। और वो क्या करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है आर्ट का, कि वो हमारे हिस्से जमालियात को, हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील करती है, यानी हमें उसे तस्कीन देती है। अब देखें कुदरत ने क्या किया, खुदा ने, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, गॉड ने इंसान के अंदर हिस्से जमालियात रखा हुआ है। हिस्से जमालियात को हम इंग्लिश में एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है कि वी अप्रिशिएट व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, यानी हम ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अब ब्यूटीफुल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से होती हैं, ठीक है। अब ये होता है आर्ट होता है। अब आर्ट के हमें आर्ट का एक्सप्रेशन हमें कैसे कैसे नज़र आता है, म्यूज़िक में नज़र आता है, पेंटिंग में नज़र आता है, लिटरेचर में नज़र आता है, ठीक है। तो ये आर्ट हो गई, ठीक है। और क्रिटिसिज्म क्या होता है, क्रिटिसिज्म वो होती है कि जब हम आर्ट का जो वर्क ऑफ आर्ट है, वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर जब यानी उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसके अंदर नए मीनिंग तलाश करने की, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो क्रिटिसिज्म का वर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको वाज़ह होगी बात कि इसके अंदर जो होता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट्स एंड क्रिटिसिज्म बयान की जाएगी, ठीक है। और उसी के बारे में हम बात, अब आमतौर पर क्या आता है कि बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में बच्चों ये था कि पहले जो आर्ट थी, आर्ट जो थी, आर्ट और क्रिटिसिज्म को दो अलहदा एंटिटी से कवर किया जाता था। यानी एक्चुअली द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो जिसको अर्नेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये कहते थे कि आर्ट ऑल चीज़ है और क्रिटिसिज्म ऑल चीज़ है, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, इनके दरमियान वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब लेकिन मसला क्या था कि अब यहाँ ये बताया जाएगा कि इसमें क्या किया जाता था, जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आर्ट को ग्लोरीफाई किया जाता था, आर्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जो क्रिटिसिज्म होती थी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। कि जो आर्ट थी वो प्राइमरी थी, ठीक है, और जो क्रिटिसिज्म थी वो सेकेंडरी समझी जाती थी। लेकिन यहाँ जो ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ ये होगा कि जो क्रिटिसिज्म होती है वो सेकेंडरी नहीं है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि आर्ट की होती है। और परहैप्स जो होता है कि इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द वर्क ऑफ आर्ट इटसेल्फ। ये अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसे हम जो आगे पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, थ्रू आउट वाइल्ड एम्फेसाइजेस द ऑनर एंड ऑनर स्टाइल, ठीक है, फॉर्म अ सेल्फ कॉन्शियस क्राफ्ट। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम आगे पढ़ते हैं सेल्फ कॉन्शियस क्राफ्ट का मतलब क्या होता है। एंड इन एंटी रोमांटिक थ्रस्ट, ठीक है, इन रोमांटिक सिज्म के खिलाफ था, एंटी हिस्टोरिकल था। ये जो हम आगे चीज़ें पढ़ते हैं हमें ये समझ आती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया कि आर्ट क्या होता है, क्रिटिसिज्म क्या थे। आर्ट को पहले क्या समझा जाता था और क्रिटिसिज्म को जो था ना कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड के यहाँ क्या है कि जो क्रिटिसिज्म होते हैं उसकी भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी कि आर्ट के वर्क की होती है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे आप देखिए, आप शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ते हैं। ओथेलो इज़ द ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। अब ये एक वर्क ऑफ आर्ट है। अब इस वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर लोगों ने उसे समझने की कोशिश की। डॉक्टर जॉनसन ने समझा होगा, AC ब्रॉडले ने समझा है, उसे मैथ्यू आर्नल ने समझा है, विलियम हैजलिट ने समझा है, उसे S.G. कॉलरेज ने समझा है। तो वो क्या कर रहे हैं असल में, जब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उस टेक्स्ट के अंदर एक न्यू मीनिंग, एक नई लाइफ पैदा कर रही है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली इन्फ्यूजिंग अ न्यू स्पिरिट, अ न्यू सोल इनटू दैट वर्क ऑफ आर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि जो वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है वो भी बहुत अहम होता है, जिसे आमतौर पर मिनिमाइज कर दिया जाता था उस वक्त। ये बात होगी।
अब आगे चलते हैं, आगे देखें जिसने लिखा हुआ है, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसके टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट इन पार्ट 1 आर ऑलवेज वियरसम, ठीक है। इसको हम आगे जाके चलते हैं कि आगे इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये मैं बाद में से एक्सप्लेन करूँगा, हम इसको पहले आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले होता है इसकी जो की टर्म्स है, ये की टर्म्स कौन कौन सी है, एस्थेटिक्स है, ऑथरशिप है, द कैनन है, या ट्रेडिशन, डिफेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। हम पहले इन टर्म्स को ब्रीफली एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसमें मुख्तलिफ जो टेक्सचुअल पोर्शन होता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है एस्थेटिक्स। अब एस्थेटिक्स क्या होता है, एस्थेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद आर्ट एंड ब्यूटी। एंड देखें, जब हम ब्यूटी और आर्ट के बारे में थियराइजेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्थेटिक्स कहते हैं। ये फिलासफी की ब्रांच होती है। फिलासफी में जैसे कि उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, मेटाफिजिक्स होता है, ऑन्टोलॉजी होती है, एपिस्टेमोलॉजी होती है, तो वगैरह वगैरह। तो ऐसे तो वाइल्ड क्या कहते हैं, अब हमने वाइल्ड के ऊपर आना है, ऑस्कर वाइल्ड के। ऑस्कर वाइल्ड सेज दैट ब्यूटी इज सब्जेक्टिव एंड द रोल ऑफ अ क्रिटिक इज टू अप्रिशिएट एंड इंटरप्रेट ब्यूटी, ठीक है। यानी एस्थेटिक के बारे में भी क्या व्यू रखता है कि ब्यूटी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। यानी आमतौर पे आपने सुना होगा ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि हुस्न जो होता है, जो ब्यूटी होता है, खूबसूरती जो होती है, वो देखने वाले की आंख में होती है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि क्रिटिक का रोल क्या होता है, अच्छे क्रिटिक का रोल ये होता है कि वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे और उसे इंटरप्रेट करे, ठीक है। अब हम आगे जो चलेंगे तो बात आपको समझ, मतलब मिसाल के तौर पे यानी एक आर्ट का वर्क, एक पेंटिंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, एक पोएम हो सकती है, नावल हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। और जो क्रिटिक का काम क्या होगा, क्रिटिक का काम ये होगा कि जो फील करता है, जो सब्जेक्टिवली अपना पर्सपेक्टिव होता है, उसके ज़रिए जो है ना समझने की कोशिश करे, ठीक है, और उसको जो इंटरप्रिटेशन करे उसके मीनिंग के अंदर। तो ये क्या होता है, ब्यूटी का जो कंसेप्ट है उसने ये बताया है। अब आगे दूसरी टर्म होती है ऑथरशिप। अब ऑथरशिप का भी कंसेप्ट देखिए बड़ा अहम है। ऑथरशिप इज़ अ कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कोई भी काम पैदा करना, कोई भी काम लिखना, आर्ट का वर्क लिखना, लिटरेचर का वर्क लिखना, ये क्या है, ऑथरशिप कहलाता है। अब पहले ज़माने में क्या समझा जाता था, ये जो ट्रेडिशनल व्यू ये था कि ऑथर कौन होता है, जो कि लिटरेचर के वर्क को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर ने ओथेलो लेकर, शेक्सपियर ऑथर है, ठीक है ना। और जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक को ऑथर नहीं समझा जाता था, लेकिन यहाँ देखें रेडिकल व्यू कैसे है। अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड बोथ आर्टिस्ट एंड क्रिटिक। अब आर्टिस्ट कौन है, जैसे शेक्सपियर आर्टिस्ट है, क्रिटिक कौन होगा, जो उसके ऊपर यानी लिखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर शेक्सपियर ने ओथेलो लिखा है और क्रिटिक जो होता है उसका वो है AC ब्रॉडले है, ठीक है। अब AC ब्रॉडले क्या कर प्ले अ पिवोटल रोल इन द ऑथरशिप बिकॉज क्रिटिक्स ब्रिंग न्यू लाइफ, ठीक है। आप देखें मिसाल के तौर पे, अब आपको समझ आ गई कि ऑथरशिप में आम पहले बिलीव ये किया जाता था कि ऑथरशिप जो होती है, ऑथरशिप के अंदर सिर्फ एक ऑथर इन्वॉल्व होता है। जैसे शेक्सपियर ने ओथेलो लिखा तो शेक्सपियर ही इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये व्यू क्या कहते हैं, ऑथरशिप का जो व्यू जो ऑस्कर वाइल्ड इस ऐसे के अंदर देने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि जो क्रिटिक का रोल होता है वो भी उतना ही अहम होता है जितना कि आर्टिस्ट का रोल होता है। यानी शेक्सपियर का रोल जितना अहम है, उतना अहम रोल AC ब्रॉडले का भी होगा, ठीक है। उतना रोल किसी क्रिटिक का भी होगा, क्योंकि क्रिटिक क्या करता है कि उसके वर्क को अंडरस्टैंड करता है, और वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें नई लाइफ, नए मीनिंग, नई चीज़ें पैदा करता है, ठीक है। तो यानी असल में जो काम क्या कर रहा था, क्रिटिक कौन सा काम कर रहा है यहाँ, क्रिटिक भी जो होता है वही काम कर जो एक आर्टिस्ट कर रहा होता है। यानी क्रिटिक क्या कर, आर्टिस्ट ने काम आपको लिख के दे दिया, अब लिख के दे दिया, लिखने के बाद क्या होगा, उस वर्क की इंटरप्रिटेशन होगी, उसके ऊपर लिखा जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। और बात करने के लिखने के नतीजे में क्या होगा कि उसके मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आएंगे। यानी उसके अंदर समझेगा कि नई सोल, एक नई रूह जो होता है वो पैदा करेगी। वो कौन करेगा, वो क्रिटिक करेगा। तो दैट इज़ वाई ऑथरशिप के अंदर एक कंसेप्ट नहीं है। ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं एक कंसेप्ट है, उसके अंदर सिर्फ आर्टिस्ट का, लेकिन ये व्यू क्या कहते हैं उसमें दोनों के कंसेप्ट हैं, उसमें आर्टिस्ट का भी उतना ही रोल है जितना क्रिटिक का रोल है, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट्स आ जाता है द कैनन एंड ट्रेडिशन। ये मैंने पिछला जो एक लेक्चर है गूगी व थियांगो का कि द एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसके अंदर आप इसको डिटेल में आप सुन सकते हैं, ठीक है। अब कैनन बच्चों क्या होता है, ठीक है, यानी ऑस्कर वाइल्ड क्या समझते हैं इससे, द बॉडी ऑफ लिटरेरी वर्क्स एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड वर्क्स। यानी कुछ जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं जब हम उनको मेयार के वर्क, मेयारी वर्क समझते हैं, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो कैनन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जी शेक्सपियर एक कैनन है, उसके वर्क से कैनन है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑस्कर वाइल्ड के वर्क कैनन है, ठीक है। इसे कैननाइजेशन भी आगे कहते हैं।
ठीक है। अब ट्रेडिशन क्या होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है उन वर्क्स का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑन वो ट्रेडिशन कहलाता है, ठीक है। अब वाइल्ड चैलेंजेस दिस आइडिया दैट ओनली सर्टेन वर्क्स आर टू बी पार्ट ऑफ कैनन, लेकिन वाइल्ड इस बात को नहीं मानता। ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि जो कैनन का कंसेप्ट है ना, कि कुछ वर्क होते हैं वही सिर्फ कैनन के पार्ट होते हैं, वही इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, दूसरे नहीं होते, ये गलत चीज़ होती है, ठीक है। इससे वो अग्री नहीं करता, ठीक है। वो कहता है रादर ही एम्फेसाइजेज मोर फ्लूइड इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन पर्सनल एस्थेटिक्स। देन वो कहता है कि जो एक क्रिटिक होता है, क्रिटिक अपने पर्सनल एस्थेटिक यानी अपना जो पर्सनल हिस्से जमालियात होती है उसको बरोएकार लाते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंटरप्रिटेशन क्या है, फ्लूइड होनी चाहिए, ठीक है, यानी वो आगे चलती चलती जानी चाहिए। देखिए अगर हम मिसाल के तौर पे आज हम कहेंगे कि जो शेक्सपियर के ड्रामाज है वही बस कैनन है, ठीक है, हम डिकन्स के कहें वही डिकन्स के नावल कैनन है, ठीक है। तो ये जो कैननाइजेशन है कैसे होती है, आपको इसके हवाले से जो गूगी व थियांगो का ऐसे लाजमी पढ़ना चाहिए कि कैननाइजेशन का क्या लिंक होता है, कैननाइजेशन किस तरीके से परवान चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये आप कंसेप्ट हो गया। अब आगे बच्चों आती है चौथी टर्म आती है फोर्थ, ये डिफेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया पीछे, देखिए ये टर्म्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। पहले ये बिलीव किया जाता था जो क्रिटिसिज्म होती है वो सेकेंडरी है, और जो आर्ट जो क्रिएशन होती है, क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जो आर्ट होती है, आर्ट का जो वर्क होता है वो प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, क्रिटिसिज्म होती है, ठीक है। अब वाइल्ड क्या कहते हैं, वाइल्ड डिफेंस क्रिटिसिज्म, ठीक है, एज अ क्रिएटिव आर्ट फॉर्म self in itself, okay, art form itself because critic contribute as much the creative process। देखें अब ये आर्ट का क्रिएटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन एक आर्टिस्ट की होती है उतनी कंट्रीब्यूशन एक क्रिटिक भी होती है, ठीक है। यानी क्रिटिक क्या करते हैं, उसके अंदर एक नए मीनिंग, ठीक है, नई इंटरप्रिटेशन, एक न्यू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के साथ वो आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल आपको सादा से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज लास्ट एक वर्क ऑफ आर्ट है, किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है, ठीक है। अब मिल्टन ने जब लिख लिया था तो उसके कितने लोगों ने पढ़ा, उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने, क्रिटिक्स ने पढ़ा। अब देखिए उसके अंदर हम कहते हैं सेतन उसका हीरो है, कोई कहता है सेतन हीरो नहीं है, कोई कहता है पैराडाइज लास्ट एपिक है या नहीं है, ठीक है। अब इस तरह आप देखें कि क्रिटिक का रोल क्या, क्रिटिक का रोल तो बहुत अहम है ना, ठीक है। यानी क्रिटिक के रोल की वजह से तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती है ना। अगर क्रिटिक का रोल ना हो तो वो एक वर्क ऑफ आर्ट होता है, वो तो एक समझिए आप एक यानी स्टैग्नेंट वाटर की तरह बन जाएगा ना, ठीक है। तो यानी क्रिटिक का रोल होता है उसके अंदर एक डाइवर्सिटी पैदा करना, उसको एक जिंदा रखना। तो मैं ये बिल्कुल इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि क्रिटिक का रोल उसको जिंदा रखता है, उसके वर्क ऑफ आर्ट को, ठीक है। हाँ बाज़ का तो ऐसा होता है कि एक जो लिटरेरी वर्क होता है उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो चुकी होती है कि हम असल टेक्स्ट से दूर हो जाते हैं और हम जो होता है सिर्फ क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे देखिएगा कि पैराडाइज लास्ट लिखी गई, उसके ऊपर एक क्रिटिक ने लिखा, उस क्रिटिक के व्यू दूसरे ने लिखा, फिर उसके व्यू में तीसरे में, उसके व्यू में चौथे में। इस तरह क्या होगा कि वी विल बी मूविंग अवे एंड अवे फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। उसका एक प्रॉब्लम ये होता है जिस बात से मैं इसको थोड़ा डिसएग्री भी करूँगा। अब एथिक्स बच्चों क्या होती है, एथिक्स जैसे कि हमने बात की है कि एस्थेटिक्स ब्रांच ऑफ फिलॉसफी होती है, ऐसे ही एथिक्स ब्रांच ऑफ फिलॉसफी होती है। एथिक्स को मुर्दों में हिलाकियात कहते हैं, यानी इसमें पढ़ा जाता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, मोरालिटी को पढ़ा जाता है। तो वो कहता है ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ ये है कि आर्ट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर इट्स ब्यूटी नॉट एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा वो कहता है कि आर्ट को जब हमने अप्रिशिएट करना है ना, एक मतलब म्यूज़िक को हम अप्रिशिएट करते हैं या हम एक नावल को करते हैं, ड्रामा को करते हैं, पोइम को करते हैं, तो वी हैव टू अप्रिशिएट जस्ट फॉर द ब्यूटी, ठीक है। कोई भी एथिकल सेंस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर एथिकल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, हमें हर चीज़ से मॉरल लेसन ड्रा नहीं करने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि हम अगर द हैप्पी प्रिंस पढ़ते हैं तो हैप्पी प्रिंस को हम एक वर्क ऑफ आर्ट के तौर पे पढ़ेंगे कि हैप्पी प्रिंस का मकसद क्या होता है कि हमारे हिस्से जमालियात को, हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील करना, इसका मकसद हमें मोरालिटी सिखाना नहीं है, ठीक है ना। ये ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ है। हाँ मैं इससे इख्लाफ भी थोड़ा सा करूँगा, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि एक सॉन्ग है, सॉन्ग आपको सुनना है, सॉन्ग के अंदर क्या है, एक ब्यूटी है, ठीक है ना। सॉन्ग एक मॉरल लेसन सिखाई या ना सिखाई, लेकिन सॉन्ग आपको क्या क्या ब्यूटी है, आपको आपके जो ईयर्स होते हैं उनको एक स्टैटिक प्लेयर आपको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे जब एक नावल पढ़ते हैं, पोइम पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो एस्थेटिक प्लेयर देते हैं, इसलिए हमें एथिकल कंसिडरेशन को बालाए ताक रख कर, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो लिटरेचर क्या होता है, वर्बल आर्ट फॉर्म होता है। जैसे देखें कि आर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आर्ट क्या चीज़ होती है कि जो इमेजिनेशन के जरिए पैदा करते हैं, हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील करती है। अब पेंटिंग एक आर्ट है, लिटरेचर आर्ट है। अब लिटरेचर के अंदर क्या होता है कि वर्ड्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि जब वो वर्ड लिखे, हम पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, वर्ड हमारे एस्थेटिक सेंस को अपील कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। आगे बच्चों आ जाता है इंटरप्रिटेशन थियरी। इंटरप्रिटेशन थियरी इसकी टर्म है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग आर्ट रिक्वायर पर्सनल पर्सपेक्टिव,
ठीक है, इंटरप्रिटेशन पर्सनल क्रिएटिव आर्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब हम एक वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ते हैं ना, तो हमारे जो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है ना, हमारा जो अपना पर्सपेक्टिव होता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, उसको एक टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहलाती है, ठीक है। तो क्या कहता है कि इंटरप्रिटेशन क्या होती है, पर्सनल क्रिएटिव आर्ट। ये भी ज़ाहिर है कि आर्ट होती है। पर्सनल क्रिएटिव आर्ट कैसे होती है, जैसे मैं फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कि आपने विलियम ब्लेक की एक पोइम पढ़ी। विलियम ब्लेक एक आर्टिस्ट है, ठीक है। आपने पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद आपने उसके अंदर एक नए मीनिंग, नए इंटरप्रिटेशन को इन्फ्यूज़ किया, तो आप भी पर्सनल क्रिएटिव आर्ट का हिस्सा बन रहे हैं ना। तो ये इस लिहाज से होता है इंटरप्रिटेशन थ्योरी। अब आगे स्टूडेंट्स आ जाता है लिटरेरी हिस्ट्री। ये आगे 7th पॉइंट है, ठीक है। लिटरेरी हिस्ट्री क्या चीज़ है? लिटरेरी हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिटरेचर हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम, ठीक है। जैसे आप देखिए, आपने लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा होगा ना, सिंक्रोनिक स्टडी और डायक्रोनिक स्टडी, ठीक है। ये उस हवाले से जब हम लिटरेचर की यानी हम फैक्चुअल स्टडी पढ़ते हैं ना, जैसे आप हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं, एंग्लो सैक्सन टाइम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एंग्लो नॉर्मन होगा, मेडिवल एजेस होंगे, रेनेसांस होगा, एनलाइटनमेंट होगा, तो ये होता है लिटरेरी हिस्ट्री। अब वाइल्ड इज लेस इंटरेस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल और फैक्चुअल हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड मोर इंटरेस्टेड इन हाउ क्रिटिक्स एंड ट्रांसफॉर्म एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। देखिए, अब ऑस्कर वाइल्ड क्या कहता है? ऑस्कर वाइल्ड कहता है कि लिटरेचर तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इतना दिलचस्पी नहीं ले रहा, बल्कि उसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक जो लिटरेचर का वर्क होता है, उसके अंदर क्रिटिक्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसके मीनिंग ने, उन्होंने कौन कौन सा मीनिंग निकाले, किस किस तरीके के साथ उन्होंने उसके ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। तो हमें ये पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये इसका मतलब होगा। आगे होता है रिप्रेजेंटेशन। ये भी टर्म है उसके अंदर। रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स हाउ आर्ट डिपिक्ट्स रियलिटी और आइडियाज़, ठीक है। आर्ट शुड नॉट बी जज बाय हाउ एक्यूरेटली इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड, बट बाय इट्स एबिलिटी टू क्रिएट ब्यूटी एंड स्टर इमोशन, ठीक है। इन आर्ट का मकसद ये नहीं है कि वर्ल्ड को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना। देखिए, उस वक्त ना, आप ये बच्चों याद रखिएगा, उस वक्त एक स्कूल ऑफ थॉट था रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहता था कि जिस तरह का लाइफ होती है, ओके, बिल्कुल उसी तरीके के साथ हमें नावल्स में, पोएम्स में, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज में डिपिक्ट करना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है, हमें जो होता है ना कि इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि इसमें रियलिज्म कितनी है, बल्कि हमें ये परवाह करनी चाहिए कि एक जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट ने किस तरीके के साथ इमोशन को, ठीक है, और ब्यूटी को कैसे कैप्चर किया, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप अगर एक सॉन्ग सुनते हो, एक सॉन्ग सुनने से आपने ये फील करना है कि इससे सॉन्ग सुनने से स्टैटिक प्लेयर कितना मिल रहा है, आप ये नहीं देखेंगे कि कितना लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे स्टूडेंट्स आ जाता है 9th पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब वंस पर्सनल पर्सपेक्टिव। वाइल्ड क्या कहते हैं? बोथ द आर्टिस्ट एंड द क्रिटिक क्रिएट वर्क फ्रॉम देयर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का जो पॉइंट होता है, ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसको की टर्म्स है। अगर आप इन की टर्म को समझेंगे तो आपको बार बार इस ऐसे के अंदर, इस डायलॉग के अंदर बार बार आपको यही नज़र आएंगी। अब हम चलते हैं जी, ये इसका टाइटल है। टाइटल क्या है? द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्रिटिसिज्म क्या है और इसके अलावा आर्ट क्या होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें जी, एक राइटर मैंने पढ़ा था, W.H. हडसन। इसकी किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर। वो कहता है कि आर्ट इम्पार्ट्स स्टैटिक प्लेयर, ठीक है। अब आर्ट होती है, आर्ट कोई भी हो सकता है, आर्ट म्यूज़िक भी हो सकता है, आर्ट जो होता है वो पेंटिंग भी हो सकती है, आर्ट स्कल्पचर भी हो सकता है, आर्ट लिटरेचर भी हो सकता है, पोइम भी हो सकता है, नावल भी हो सकता है। तो इसका मकसद क्या होता है? यानी ये हमें क्या करता है? स्टैटिक प्लेयर प्रोवाइड करता है, यानी हमारे हिस्से जमालियात को तस्कीन देता है, ठीक है ना, आर्ट जो होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है, ये इसका मैंने एक्सप्लेन किया नोट्स की सूरत में, कि द क्रिटिक एज एन आर्टिस्ट, यानी क्रिटिक भी और आर्टिस्ट क्या कहते हैं? बोथ प्ले अ पिवोटल रोल इन क्रिएशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी दोनों का रोल है, ठीक है। पहले ये बिलीव किया जाता था बच्चों के, मतलब पहले जो रोल था, बिलीव किया जाता था कि जो एक आर्टिस्ट का रोल है वो, यानी वो सेंट्रल रोल है, ठीक है, और क्रिटिक का रोल को सेकेंडरी समझा जाता था, उसके रोल को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड के यहाँ ये होता है कि जितना रोल एक आर्टिस्ट का होता है, ठीक है, आर्टिस्ट का, उतना ही रोल क्रिटिक का होता है। इसका मतलब है कि इन दिस ऐसे, इन दिस डायलॉग, ठीक है, ही विल बी टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। एंड वो क्या करेगा? वो एक क्रिटिक को एक आर्टिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आम जो होता था उस ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए क्या था कि आर्टिस्ट को अहमियत ज़्यादा दी जाती थी, क्रिटिक को कम दी जाती थी, यानी, ठीक है। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ ये है कि जो क्रिटिक होता है वो आर्टिस्ट भी होता है, ठीक है, यानी इनके दरमियान फ़र्क नहीं करना चाहिए। जैसे कि आर्टिस्ट एक वर्क को क्रिएट करता है, ऐसे ही जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक उसके वर्क को वैरायटी देता है, उसके अंदर मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन देते हैं। इस बात से हम एग्री भी कर सकते हैं, उसकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। अब आते हैं, ये डायलॉग है, ये देखिए जी डायलॉग है। अब डायलॉग में हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे।
क्योंकि सारी हम नहीं कर सकते, लेक्चर तवील हो जाएगा। तो देखिए अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट कहता है कि आई एम क्वाइट रेडी टू एडमिट दैट आई वाज रॉन्ग, ठीक है, इन व्हाट आई सेड अबाउट द ग्रीक्स, ठीक है, दे वर एज यू हैव पॉइंटेड। अब यहाँ हम पढ़ते हैं एंड पे, फॉर द क्रिएटिव फैकल्टी इज हायर देन द क्रिटिकल, ये देखें, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन देम। अब अर्नेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ट्रेडिशनल व्यू को ऑन आर्ट एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। और ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है कि यानी क्रिएटिव फैकल्टी जो होती है, क्रिएटिव फैकल्टी क्या होती है? जो एक राइटर, एक मुसन्निफ, ठीक है, एक ड्रामा निगार, एक नावल निगार जब नावल लिखता है, ड्रामा लिखता है, ठीक है, तो वो क्रिटिकल फैकल्टी जो होता है, क्रिटिकल का मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म, ठीक है, उससे ज़्यादा हायर होती है। तो इसका मतलब है कि वो क्या करता है? मिनिमाइजेज द वैल्यू ऑफ क्रिटिसिज्म, एंडोर्सेज आर्ट। वो कहते हैं आर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसके बरक्स क्रिटिसिज्म होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनके दरमियान कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कौन कह रहा है? अर्नेस्ट कह रहा है। अब आगे आते हैं बच्चों, ये कहते हैं गिलबर्ट क्या? गिलबर्ट कहता है द एंटीथेसिस बिटवीन देम इज एंटायरली आर्बिट्ररी विदाउट द क्रिटिकल फैकल्टी, ठीक है, देयर इज नो आर्टिस्टिक क्रिएशन। देखें वो क्या कह रहा है गिलबर्ट, पहले क्या गिलबर्ट का जो व्यू है वो रेडिकल है। रेडिकल क्यों है? जो उस वक्त का जो व्यू था वो ये माना जाता था कि यानी ये जो ऊपर हमें कि मिनिमाइजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड यू के एंडोर्समेंट ऑफ आर्ट, ये पहले माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि कनेक्शन बिटवीन आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये क्या करता है गिलबर्ट जो होता है कि उसका कनेक्शन ड्रा करता है। तो वो ये कहता है कि विदाउट अ क्रिटिकल फैकल्टी, अगर क्रिटिसिज्म ना हो तो देयर इज नो आर्टिस्टिक क्रिएशन, तो आर्टिस्टिक क्रिएशन का वजूद ही ना हो सके। यानी इसका मतलब है कि अगर जो शेक्सपियर के यहाँ, ठीक है, अगर कोई क्रिटिकल फैकल्टी नहीं है तो एक वर्क ऑफ आर्ट को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ये आगे हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखें कि मैथ्यू आर्नल्ड जो था, मैथ्यू आर्नल्ड एक विक्टोरियन क्रिटिक था, ठीक है। आर्नल्ड डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है, वाज नॉट फेलिस्टिस इन फॉर्म बट इट शोड हाउ कीनली ही रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब वो क्या करता है, देखिए गिलबर्ट क्या करता है कि यानी एक विक्टोरियन क्रिटिक जो है जिसका नाम मैथ्यू आर्नल्ड था, उसने डिफाइन किया था लिटरेचर क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। तो गिलबर्ट कोट्स मैथ्यू आर्नल्ड टू सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी गिलबर्ट चूंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिटिसिज्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, जो गिलबर्ट है, ठीक है। इसी हवाले से बच्चों जब हम ये देखते हैं कि चूंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं आर्नल्ड की डेफिनेशन को देता है कि मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या कहा था कि लिटरेचर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यानी डिस्पाइट द फैक्ट वो विक्टोरियन लोगों से डिसएग्री करता है, विक्टोरियन क्रिटिक से डिसएग्री भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा है, ठीक है, कि देखिए मैथ्यू आर्नल्ड ने भी ये कहा था कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो लिटरेचर एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होता है। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं अर्नेस्ट क्या कहता है जी। अब अर्नेस्ट कहता है कि यानी आई शुड हैव सेड, ठीक है, दैट आर्टिस्ट वर्क अनकॉन्शियसली, ठीक है। अब देखिए कि राइटर R.W. एमर्सन, R.W. एमर्सन जो था ना एक स्कूल ऑफ, ये एक अमेरिकन पोइट भी था, अमेरिकन क्रिटिक भी था, एक स्कूल ऑफ था ट्रांसेंडेंटलिज्म। अब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो वो इंट्यूटिव विजडम को रिप्रेजेंट कर, इंट्यूटिव विजडम का मतलब ये होता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है जब पोएम लिखता है, नावल लिखता है, ड्रामा लिखता है, तो खुद ब खुद उसके अंदर ख्यालात आते जाते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था ना कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है, ऐसे ही। तो लेकिन इस मैटर से डिसएग्री करेगा। अब गिलबर्ट क्या कहता है? गिलबर्ट कहता है इट इज़ नॉट रियली सो, अर्नेस्ट ऑल फाइन इमेजिनेटिव वर्क इज सेल्फ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, ठीक है। अच्छा, अब डेलिब्रेट कैसे होता है? देखें ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं ना, ये इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह जो रोमांटिक थे वो भी रोमांटिक्स जो थे वो भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्यूशन को, ट्रांसेंडेंटलिज्म को। लेकिन ये कहता है कि जो आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट सेल्फ कॉन्शियस होता है, डेलिब्रेट होता है। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये होता है कि जब एक राइटर एक वर्क ऑफ आर्ट को पैदा करता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो वो उसकी आर्ट से, क्राफ्ट से, स्ट्रक्चर से, उसके भी जो ब्यूटी के पैराडाइम होता है उससे अवेयर होता है, ठीक है। ही सेल्फ कॉन्शियस और डेलिब्रेट होता है। ये नहीं होता कि आते जाते ख्याल, जैसे गालिब ने कहा था ना कि आते हैं गैब से मज़मीन ख्याल में, गालिब शरीर हामा नवाइस दोष है, तो ये वो बात नहीं है जो वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था ना कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है ये गिलबर्ट कहता है कि ये क्या होता है? आर्ट का सेल्फ कॉन्शियस है और डेलिब्रेट है। अब इस बात को एक्सप्लेन भी करेगा आगे जब हम बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते जाते हैं। ये देखिएगा जी, अब क्या है कि आवर हिस्टोरिकल सेंस इज एट फॉल्ट। तो जैसे कि ऊपर हमने बयान किया था कि यानी ये हिस्टोरिकल सेंस को यानी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है जो ऑस्कर वाइल्ड है गिलबर्ट की ज़बान के ज़रिए, ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। तो वो कहता है एवरी सेंचुरी डेट प्रोड्यूस पोइट्री
is so far as an artificial century, and the work that seems to us to the most natural and the simple product of the time is always the result of this self-conscious effort. Believe me on this, ठीक है, there is no fine art without self-consciousness and the critical spirited one. अब ये क्या कर रहा है कि जो होता है ना, इसके अंदर देखें कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को सपोर्ट कर रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जब एक आर्टिस्ट एक वर्क ऑफ लिटरेचर को प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है उसको असल में जो है ना, ही इज ऑलवेज अवेयर ऑफ देम, अवेयर ऑफ इट, एंड व्हाट ही ट्राइज टू डू इज दैट ही ट्रांसलेट्स और ही ट्रांसफॉर्म्स हिज ओन इंडिविजुअल पोटेंशियल इनटू द वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है। ठीक है, तो कहते हैं कंडेमनेशन ऑफ हिस्टोरिकल से, यानी हिस्ट्री को वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं, जैसे कि हमने ऊपर भी ये बयान किया था कि लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर कि उसके लिए जो फैक्चुअल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि किस तरीके के साथ जो क्रिटिक होते हैं उन्होंने एक लिटरेरी वर्क के अंदर कैसे कैसे मीनिंग, कैसे कैसे उसकी ब्यूटी को समझने की कोशिश की। ठीक है, अब आगे आते हैं जी। ठीक है, अर्नेस्ट कहते हैं आई सी व्हाट यू मीन एंड देयर इज मच इन इट। ठीक है, बट श्योरली यू वुड एडमिट दैट देयर ग्रेट पोएम्स, द अर्ली वर्ल्ड, द प्रिमिटिव एनोनिमस कलेक्टिव पोएम वाज द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ रेसेस रादर देन द इमेजिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल। अब यहाँ में ये पता चलिए अर्नेस्ट जो होता है, जब हमने पहले बात की है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रेडिशनल व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रेडिशनल व्यू को रिप्रेजेंट करते क्या करता है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एज और रेस रादर देन इंडिविजुअल, यानी ये कहता है कि जो एक वर्क ऑफ आर्ट, अच्छा वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस होता है उसमें एक इंडिविजुअल की एफर्ट इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि जो उस एज का स्पिरिट है तो वो इन्वॉल्व होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो 18th सेंचुरी थी ना, जब आप देखते हैं एज ऑफ पोप थी या इनलाइटनमेंट कह रहा था, तो इनलाइटनमेंट कह रहा के अंदर ये था कि पोइट जो होता है वो अपने एज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, पोइट एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पर बल्कि एक एज के स्पोक्समैन के तौर पे उभरता है। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट्स आता है गिलबर्ट क्या कहता है, गिलबर्ट के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कि फॉर देयर इज नो आर्ट वेयर देयर इज नो स्टाइल, एंड नो स्टाइल वेयर देयर इज नो यूनिटी, एंड यूनिटी इज ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, नो डाउट होमर हैड द बैलेड एंड, अब देखें यहाँ होमर और शेक्सपियर की एग्जांपल देता है। वो कहता है अगर होमर ने अगर जैसे इलियड लिखी है या इनियड उसने लिखी है तो उसके पास एक स्टोरीज तो थी ना, पहले स्टोरी मतलब उस एज के में जो एग्जिस्ट करती थी वो स्टोरी उसके सामने थी, वार ऑफ ट्रॉय की। या शेक्सपियर ने जब अपने ड्रामाज लिखे, हैमलेट लिखा, ओथेलो लिखा, किंग लियर लिखा, मैकबेथ लिखा, या एज यू लाइक इट लिखा, या जितने भी उसने ड्रामाज लिखे तो उसके सामने जो था ना कुछ कहानियाँ तो थी ना, क्रॉनिकल तो थे ना, कुछ हिस्ट्री का मवाद तो था ना। लेकिन वो कहता है कि असल में ये इतनी अहमियत नहीं है। वो कहता है कि देखिए आर्टिस्टिक पोटेंशियल टू टर्न द रफ मटेरियल इनटू द ग्रेट इम्पोर्टेंट वर्क, यानी गिलबर्ट ये कहता है कि जैसे ही राइटर होमर है या शेक्सपियर है, ठीक है, इनके सामने क्या है कि रफ मटेरियल एक आम मवाद पड़ा हुआ है, यानी कहानी से पड़ी हुई है। ठीक है, आप कहानी को जिस तरीके से उन्होंने डाला है, एक आर्टिस्टिक क्रिएशन की तरह उन्होंने डाला है, आर्टिस्टिक क्रिएशन के अंदर उन्होंने जब उसको चेंज किया है तो ये उनका एक इंडिविजुअल पोटेंशियल हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे आप देखें, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर फास्टस आपने पढ़ा है, उसका क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। अब डॉक्टर फास्टस की जो कहानी थी, उसकी जो मिथ थी, उसकी जो लेजेंड थी, जो स्टोरी थी, वो एग्जिस्ट करते थे। अब क्रिस्टोफर मार्लो ने क्या कि इस रफ मटेरियल को लिया और उसको लेने के बाद उसने एक बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्टिक फॉर्म के अंदर उसे मतलब इमोर्टलाइज कर दिया, फिर उसके ऊपर बड़े क्रिटिक्स ने लिखा, तो इसका ये मतलब है। अब आगे क्या करता है, एम्फेसाइज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये जो गिलबर्ट क्या होता है इंडिविजुअल के रोल को एम्फेसाइज करेगा वो, क्योंकि ये जो पीछे वाला है जो अर्नेस्ट है इंडिविजुअल के रोल को मिनिमाइज कर रहा है, ये उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है इंडिविजुअल के रोल को इंपॉर्टेंट दे रहा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये आगे बात होगी। अब आगे चलते हैं जी। ये जो मैंने देखा है वो कहते हैं वी मस्ट कीप टू क्रिटिसिज्म एंड व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज दिस। ठीक है, एन एज दैट हैज़ नो क्रिटिसिज्म इज ईदर एन एज विच इज आर्ट इज इमोबाइल हायरेटिक एंड कन्फाइंड टू रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मल वेज आर द एज दैट पोजेसेस नो। ठीक है, वो अच्छा जी ये देखें गिलबर्ट कहता है कि आर्ट एंड क्रिटिसिज्म इज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी हम ये नहीं कह सकते कि आर्ट जो होता है क्रिटिसिज्म के बगैर एग्जिस्ट कर सकते, क्रिटिसिज्म आर्ट के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि पहले ये बिलीव किया जाता था कि आर्ट जो होता है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म वो नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन ये इस व्यू से डिसएग्री कर रहा है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि आर्ट एंड क्रिटिसिज्म कम्प्लीमेंट्री होते थे। बिल्कुल ये बात काबिल फहम भी है हमारे लिए कि जैसे कि देखें, अभी मैं फिर आपको एग्जाम्पल से चलूँगा
कि जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी, अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी, उस पोएम के ऊपर मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, किसी और ने पढ़ा, किसी और क्रिटिक ने पढ़ा, तो उसके अंदर हम एक इंटरप्रिटेशन हम लेके आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जितना रोल एक वर्ड्सवर्थ का था उसके अंदर, उतना रोल मेरा भी है, उतना रोल आपका भी है, उतना किसी और क्रिटिक का भी है। ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब आगे लिखा था कि देयर हैव बीन क्रिटिकल एजेस दैट हैव नॉट बीन क्रिएटिव इन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड ऑफ द एजेस। ये अब इसको ये देखिए, इसका मैंने नोट्स लिखा है कि क्रिएटिव आर्ट इज रिच इन क्रिटिसिज्म, यानी जो आर्ट क्रिएटिव होती है, जो एज क्रिएटिव होती है, मिसाल के तौर पे अगर रेनेसांस का पीरियड क्रिएटिव था तो इसका मतलब है वो किसके अंदर क्रिएटिव, क्रिटिसिज्म के अंदर भी क्रिएटिव था, वो सिर्फ आर्ट के अंदर क्रिएटिव नहीं था बल्कि क्रिटिसिज्म के अंदर भी क्रिएटिव था, है ना। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसिज्म आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, उसके दो साइड्स हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी भी और ये भी सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं, अब आगे आता है जी, ईच न्यू स्कूल एज इट अपीयर्स क्राइज आउट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म। अच्छा देखिए, अब उसके वक्त के अंदर क्या था, उसके वक्त द मेयर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट डज नॉट इनोवेट बट रिप्रोड्यूसेस, ठीक है। अब उसके वक्त जो नए स्कूल ऑफ थाट उभर रहे थे, नए फिकर जो थे उभर रहे थे ऑस्कर वाइल्ड के दौर के अंदर, और हर एक दौर जो स्कूल ऑफ थाट उभर रहा था वो क्या करता था, वो ये कहता था कि आर्ट जो होता है, आर्ट प्राइमरी है और जो क्रिटिसिज्म वो सेकेंडरी होती है। लेकिन ये क्या करता है, ही क्रिटिसाइजेस द न्यू स्कूल ऑफ थाट दैट अंडरमाइन क्रिटिकल फैकल्टी एंड एक्सैजरेट क्रिएटिव फैकल्टी। यानी वो क्या करते हैं कि जो एक क्रिएटिव फैकल्टी होती है, एक नावल लिखने की, ड्रामा लिखने की या पोइट्री लिखने की, उसको तो एग्जैजरेट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अंडरमाइन क्रिटिकल फैकल्टी, यानी उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होगी उसके बाद में जब लिखा जाएगा उस बात को बिल्कुल जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म अब ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट कहता है, ठीक है, कि यू हैव बिन टॉकिंग ऑफ क्रिटिसिज्म एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्रिएटिव स्पिरिट, ठीक है, यानी जैसे कि ऊपर उसने कन्विंस कर लिया ना, यानी उसने बात कर ली, एंड आई नो फुली एक्सेप्ट योर थियरी बट व्हाट ऑफ क्रिटिसिज्म आउटसाइड क्रिएशन। अब वो कहता है कि देखो तुमने ये बात की है, तुमने ये तो कहा है ना, ठीक है, कि जी क्रिटिसिज्म की इंपॉर्टेंस ये होती है, कहता है मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ कि क्या, ठीक है, क्रिटिसिज्म जो होती है उसकी क्रिएशन के बगैर जो होता है उसकी क्या अहमियत है, ये तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो कहते हैं आई हैव अ फॉलिश हैबिट ऑफ रीडिंग पीरियडिकल्स एंड सीम्स टू मी दैट द मोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म इज परफेक्टली वैल्यूलेस, ठीक है। ये फिर जो होता है ना, कहता है कि अपनी जो होता है ना अपनी वजिद से हट नहीं रहा, ठीक है। वो कहते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म इज कंडीशन बाय क्रिएटिविटी, ये तो बात ठीक होगी ना, वो मान गया है, लेकिन वो सवाल करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फैकल्टी विदाउट क्रिएटिव फैकल्टी। कहता है कि शेक्सपियर फर्ज करें कि अगर शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है, ठीक है, तो एक क्रिटिक ने उसके ऊपर जो है ना क्रिटिसाइज़ किया है, उसने जो है ना कि उसके अंदर एक नई उसकी तनकीद की है, उसके अंदर एक नए व्यूज़ निकाले हैं। तो अगर शेक्सपियर लिखता ही ना तो फिर क्या होना था, शेक्सपियर लिखता ही ना, ठीक है, तो फिर क्या क्रिटिक जो होता है उसने कोई मीनिंग पैदा कर सकना था। अब यहाँ फिर इसका मगालता है, ये फैलिसी है। फैलिसिस को ये है, जैसे देखें जैसे आगे वो बयान करता है, वो कहता है आगे गिलबर्ट कहता है कि दिस इज़ इन डीड ओनली वट वंस वुड एक्सपेक्ट फॉर क्रिटिसिज्म डिमांड इनफाइनाइटली मोर कल्टिवेशन दैन क्रिएशन डज, ठीक है। वो कहता है कि यानी फेवर ऑफ क्रिटिसिज्म को दे रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे देखें कि एक चूँकि जो यहाँ जो ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। ऑस्कर वाइल्ड का मौक़िफ़ ये है कि जो एक क्रिटिक होता है ना, ठीक है, क्रिटिक का भी वही रोल होता है जो कि एक आर्टिस्ट का होता है, ठीक है। अब अगर शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर जो होता है, अगर जब उसने प्ले लिखा था, तो जैसे हमने ऊपर बात की है कि सेल्फ कॉन्शियस होकर लिखा ना, ठीक है, वो उसके आर्ट से, उसके क्राफ्ट से, उसकी लैंग्वेज से, उसके स्टाइल से अवेल था, ठीक है ना, अवेल था। तो वो पहले शेक्सपियर जो था ना वो बजाते खुद अपने अंदर दोनों चीज़ें समाये हुए हैं ना, वो क्रिटिक भी है, बजाते खुद भी, क्योंकि लाइफ का वो क्रिटिक है, ठीक है, और वो आर्टिस्ट भी है, जो लाइफ की क्रिटिसिज्म होती है वो अपने आर्ट के अंदर लेके आ रहा है। तो ये इसकी चीज़ें हैं। बाकी आगे इसके टेक्स्ट है, इसको आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आगे इसके बाद मेरा अपना जो क्रिटिसिज्म है मैं उसके हवाले से थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा कि मेरा अपना इसके हवाले से क्या यानी स्टांस है, ठीक है, मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन क्या होती हैं। देखिए आर्ट जो होती है ना, आर्ट का मकसद वैसे तो एस्थेटिक प्लेजर देना होता है, ठीक है, जैसे कि हमने बयान किया है कि लिटरेचर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। लेकिन कुछ एक स्कूल ऑफ थाट, ये जो आर्ट फॉर आर्ट्स के सेक वाला स्कूल ऑफ थाट है ना, कि यानी आर्ट का मकसद फन बराए फन है, ठीक है, यानी आर्ट का जो मकसद होता है ये कोई यूटिलिटेरियन पर्पज़ नहीं है, इसका मकसद हमें कोई फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ तस्कीन देना होता है, ठीक है। अब दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है डिपिक्शन ऑफ लाइफ, कि आर्ट जो होती है, आर्ट में नावल आ सकता है, ड्रामा आ सकता है,
उसमें आप पेंटिंग आ सकती है, सॉन्ग्स आ सकते हैं, म्यूज़िक इसका जो था मकसद क्या था, हमारी लाइफ को डिपिक्ट करना और हमें मोरालिटी सिखाना, मॉरल लेसन सिखाना, ठीक है। ये ऐसे भी है। और ये याद रखें जो विक्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यानी राइटर्स के जो नावल का लिखने का मकसद होता है वो हमारे मॉरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करना। अब इसके बाद देखें कि ये आगे 2 पॉइंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलोनाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। इस बात को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो मेरा लेक्चर है गूगी व थियांगो के ऊपर द एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसको आप लाजमी सुनिएगा, तो फिर आपको ये बिल्कुल चीज़ आप समझ जाएंगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके हवाले से ये सारे मैंने जो जिस टेक्स्ट को मैंने हाईलाइट किया है, जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है, इसको आप लाजमी समझिएगा। तो ये देखें, अब मैं इसका जो व्यू है ना ऑस्कर वाइल्ड का, एंगेज द यूटिलिटेरियन व्यू, ठीक है, यानी देयर आर ब्यूटीफुल इनवर्स प्रोपोर्शन टू यूजफुलनेस, ठीक है, कि पहले बिलीव किया जाता है कि अच्छी चीज़ वही होती है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। तो लेकिन ये जो ऑस्कर वाइल्ड का स्कूल ऑफ थाट था, इन्होंने यूटिलिटेरियन जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे निकाल कर यानी एक आर्ट को लिटरेचर को नए एक डिफरेंट अंदाज में बयान करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद आपको मैंने आई स्ट्रांगली एनकरेज कि आप इस टेक्स्ट को लाजमी रीड कीजिएगा। आप इसको सुनने के बाद कम अज़ कम इस पोजीशन में होंगे कि आप इस टेक्स्ट को समझ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।